हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि आई टी आर 3 के ऊपर वीडियो बनाइए, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने दूसरे रूटीन कामों में, और कुछ अलग भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं नहीं बना पाया। बट आज मैंने टाइम निकाला है और मैं आज के दिन एक वीडियो बनाऊंगा आई टी आर 3 के ऊपर। और ये वाली वीडियो है, बहुत ही सिंपल वीडियो है। मैं जो जिसका मैं रिटर्न भरने जा रहा हूँ वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, जिनको जैसे कि एल आई सी वगैरह की पॉलिसी निकालते हैं, पॉलिसी कमीशन इनकम जिनकी होती है, कमीशन इनकम जिनकी होती है, हम उन्हें कमीशन एजेंट भी बोल सकते हैं। उसका रिटर्न भरने वाले हैं। उसके और कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं है, जैसे कि उसका अदर सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली उसका है नहीं है। वो एक लेडी है जो कमीशन एजेंसी के बेसिस पे कमीशन इनकम अर्न करती हैं। कुछ कुछ पॉलिसी निकाल के जो भी कमीशन आता है, उनका अदर कोई भी इनकम नहीं है। बैंक का इंटरेस्ट भी उनका कुछ खास नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, सॉरी, सिर्फ कमीशन की इनकम है। तो किस तरह से यदि कोई पर्सन है जिसकी जो एल आई सी एजेंट हैं, एल आई सी एजेंट या फिर आई सी आई सी आई में इंश्योरेंस का एजेंट है, या फिर कोई भी बैंक में इंश्योरेंस के एजेंट होंगे, वो अपना रिटर्न इस तरह से भर पाएंगे जिस तरह से मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग हैं जो एजेंसी का काम करते हैं। ये पिछले है ना 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट आ चुके हैं। हर चौथे चौथे घर में एक तो इंश्योरेंस का एजेंट आपको मिल ही जाएगा। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक इंश्योरेंस, जिनका इंश्योरेंस कमीशन से इनकम है, उनके लिए एक वीडियो बनाइए कि वो किस तरह से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्हें बाहर से रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है, जिनको 1000 से 2000 रुपये और उससे भी ज़्यादा, किसी में ज़्यादा रिफंड होता है तो उससे भी ज़्यादा उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, कोई उसमें खास है नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और सबसे पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ कारणवश ये वीडियो नहीं बना पाया एक डेढ़ महीने तक, बट आगे से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, अब मैं पहले तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, उन्हें आई टी आर 3 एप्लीकेबल होता है, आई टी आर 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन पे ज़्यादा कमीशन होता नहीं, ज़्यादा कोई इनकम होती नहीं है, और आई टी आर 4 बहुत ही ईजी है। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और तो वो लोग वो भर देते हैं, लेकिन वो गलत है। आई टी आर 4 एल आई सी इंश्योरेंस कमीशन जिनकी इनकम उनको एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए स्पेसिफिक आई टी आर 3 है। तो किस तरह से भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या बात याद में रखनी है, कौन कौन से कॉलम भरने हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली वीडियो में। हाउ टू फाइल आई टी आर 3 फॉर इंश्योरेंस कमीशन एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आना है, ये आई टी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आई टी आर 3, ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में आई टी आर 3 यहाँ से एक्सेल में अवेलेबल है और जावा में अवेलेबल है, तो आपको जावा डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो चेक कीजिए, आपने 9/11/2020 से पहले तो डाउनलोड नहीं किया था। यदि आपने पहले डाउनलोड किया है तो आप इसे फिर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि न्यू यूटिलिटी आ चुकी है विच इज़ अपडेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 9/11/2020। तो इसे ये डाउनलोड करके इसमें फिल कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं आ जाऊँगा मेरी वाली वीडियो पे, मेरे वाला जो है उस पर। देखिए यहाँ पे आई टी आर 3, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करके आपको ये वाले फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको ये ITR.bat इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी यूटिलिटी। यूटिलिटी ओपन होने के बाद में आपको यहाँ ये वाली जो यूटिलिटी है, यहाँ पे हमें अपना आई टी आर 3 जो है वो फिल करना है, इंश्योरेंस एजेंट वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें और चीज़ें लगेंगी, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है। आईडी आपका पैन नंबर, पासवर्ड जो भी आपने सेट किया होगा वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा
तो ये आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपने क्या करना है, सबसे पहले 26AS डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आएंगे 26AS पे क्लिक करेंगे, इस पर प्रोसीड पे करें और व्यू 26AS। यहाँ पर आके आपको AY सेलेक्ट करना है 2021 और यहाँ पे HTML पे क्लिक कीजिए और व्यू एंड डाउनलोड। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी डिटेल दिखने लगेगी। ये है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इतने का हमने कमीशन अर्न किया है 65,412, ये जो क्लाइंट है उन्होंने, और उसके ऊपर 3275 का कमीशन कटा है, 3,207 रुपये का TDS कटा है, सॉरी। तो ये TDS जो है इन्हें रिफंड क्लेम करना था इसका, इसके लिए इन्होंने मुझे दिया है रिटर्न फाइल करने के लिए। वो चाहते हैं कि क्योंकि इनकी इनकम टोटल 65,000 है विच इज़ लेस देन 2,50,000, फिर भी उनका TDS कटा है, तो दे वांट कि ये जो TDS कटा है इन्हें रिफंड मिल जाए। तो उसके लिए उन्हें रिफंड रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बिना रिटर्न फाइल के आप ये जो है TDS को रिफंड नहीं ले सकते हैं। जैसे आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, वो जैसे प्रोसेस हो जाएगा उसके कुछ ही दिनों में आपको आपका रिटर्न ये जो रिफंड है TDS की अमाउंट, ये आपको बैंक अकाउंट में मिल जाती है। तो ये जो है इसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF करके जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको PDF में डाउनलोड कर लेंगे हमारे रिकॉर्ड के लिए। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये है वो 26AS जो आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी इनकम दिखेगी आपकी और TDS दिखेगा और कौन कौन से महीने में कटा है वो सब डिटेल दिख जाएगा आपको। उसके नीचे भी देख लीजिए, यदि कुछ आपके काम को कोई रिफंड आया हो तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी हमें ऑफर करना होगा। और यदि आपका इसके अलावा भी कोई है जिन्होंने आपका TDS काटा है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाती है 1 by 1। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ मैक्स लाइफ, इन्होंने आपका TDS काटा तो यहाँ पर डिटेल मिल गया। इसके अलावा किसी और ने काटा, कोई बैंक ने काटा आपका FD के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे SBI लिखा आएगा और वहाँ पे लिखा है कौन कौन से क्वार्टर में उन्होंने कितने कितने इंटरेस्ट के ऊपर कितने कितने TDS काटा है, टोटल TDS कितना काटा है। ये ऐसा टेबल पूरा भर के आता है जिन्होंने TDS काटा, वो सब डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। वो सब हमें रिटर्न में ऑफर करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ हो गया। अभी दूसरा चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर आके डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, ये हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है 2021 के लिए, ITR 3 हम भर रहे हैं, वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और आपके बैंक अकाउंट जो है वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड XML आप ऐसे करके इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। ये देखिए यहाँ पे उसका आपका डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में इसे भी हमारे फोल्डर में डाल देंगे। ये मैंने ये वाले फोल्डर में डाल दिया है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अभी हमारे पास प्रीफिल्ड XML भी है। प्रीफिल्ड XML क्या होता है, उसमें क्या डिटेल होती है वो मैं आपको बता दूं पहले। जब से ये प्रीफिल्ड XML में फ्रेंड्स क्या होता है, आपके जो भी बेसिक डिटेल आपने आज से पहले यदि कभी भी रिटर्न फाइल किया होगा तो बहुत सारी डिटेल होती है वो सेम होती है। जैसे कि पार्ट A जनरल, यहाँ पर देखिए फुल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये जो भी जनरल है, फोन नंबर, STD, ईमेल ID, एड्रेस, वो सब डिटेल वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। आपके लास्ट ईयर के रिटर्न में से वो ऑटोमेटिक ले लेता है, नहीं तो आपके पैन कार्ड के रिटर्न में से वो ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद में प्रीफिल्ड में और क्या आता है, तो जो जो आपका TDS कटा है 26AS में जो भी डिटेल है ना, वो सभी प्रीफिल्ड में आ जाती हैं। कभी कभार प्रीफिल्ड और 26AS में मिसमैच होता है, तो वो हमें इसलिए हम 26AS डाउनलोड कर लेते हैं भाई कि सब कुछ बराबर तो है, वो चेक करने के लिए। तो मैं आपको पहले प्रीफिल्ड का बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आता है। हमने प्रीफिल्ड डाउनलोड किया है, अब यहाँ पे ओपन करेंगे प्रीफिल्ड को। ये प्रीफिल्ड, इस पर क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो प्रीफिल्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड प्रीफिल्ड। यहाँ पर जनरल में देखेंगे ना, आपका ये सारे बेसिक डिटेल जो थी ना वो सब यहाँ पे फिल होकर आ गई है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर आप देखेंगे अगर 26AS की डिटेल आपके TDS के शेड्यूल में आती है, तो आपका TDS के शेड्यूल में आप जाएंगे ना, ये देखिए TDS का शेड्यूल, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कि ये वाले 10 नंबर ने, ये DELM0, ये देखिए आपका 26AS DELM0 0652E, तो ये जो है ना, ये मैक्स लाइफ वालों का 10 नंबर है। इन्होंने आपका TDS काटा है 3,275 रुपये, ये 3,275, ये वाली भी जो डिटेल है ये भी प्रीफिल्ड में से आ जाती है। तो प्रीफिल्ड में से क्या क्या आया फ्रेंड्स, एक तो आपका जनरल डिटेल आया और दूसरा TDS आया, तीसरा आपके इनकम की डिटेल भी आ जाती है। यदि सैलरी वैलरी यदि कुछ होता था ना तो वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती थी, जो जो डिटेल है। लेकिन ये वाली ये जो इनकम की डिटेल है, ये डिटेल अभी आपको डालनी होगी कि कहाँ पे, ये वाली डिटेल यहाँ पे नहीं आती है मोस्टली, क्योंकि हमें
क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि वो डिटेल आपने कहाँ पे दिखानी है, आपने ITR 3 में दिखानी है, ITR 4 में दिखानी है, और वो डिटेल में आप उस आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। मतलब ऐसा स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्या है आपका मेन बिजनेस, वो उस हिसाब से वो डिटेल हमें खुद को डालनी पड़ती है। तो ये सब डिटेलें प्रीफिल्ड में आ जाती हैं, ये हमें फिर से फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी रिटर्न हमें फिर से फिलअप करना है, बट ये डिटेल हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है, इसलिए प्रीफिल्ड डाउनलोड करने का बेनिफिट है। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाला रिटर्न जो है ये मैंने भर के रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि एक एक फील्ड मैंने कैसे कैसे भरी थी और आपको क्या क्या करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी टाइम सेव हो जाए। ये तो एक में फ्लिप करूँगा तो ये वाली वीडियो को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या क्या मैंने किया है। ये रिटर्न मैंने फिल किया हुआ है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगी, और ये वीडियो मैं आपको A to Z समझ जाएगा कि ITR 3 किस तरह से भरना है। सिर्फ स्किप मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, आराम से सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये ऊपर वाली जो डिटेल थी जनरल वाली, ये तो प्रीफिल्ड से आ गई थी हमारी, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें यहाँ से करना है फील्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे हमें 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम 2021 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इसकी ड्यू डेट जैसे आप सबको पता है इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो अभी हमें हम नवंबर में फाइल कर रहे हैं, इसके रिटर्न की डेट बहुत आगे है, मतलब 1-2 महीना और आगे हो चुकी है। तो अभी हम इसे अभी फाइल कर रहे हैं, इसकी 31 जनवरी तक की इसकी डेट हो चुकी है, आप 31 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट किया है। यदि आप जनवरी के बाद में कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपने रिटर्न ऑलरेडी भर दिया है और उसमें कुछ गलती हो गई है, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे वाले फिलहाल आपके कुछ काम के नहीं है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे अभी ये वाला जो ऑप्शन है अंडर विच सेक्शन इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, ये तो ये वाला हमारे लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन छोड़ देना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। हम 139(1) में तो करें, लेकिन ये वाला जो 7th प्रोविजन है ना, इसमें हम फाइल नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में ये बोल रहा है। ये वाला प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसको भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कंडीशंस क्या बोलती है। ये कंडीशन बोलते हैं यदि आपने साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी होगी कितना रुपए आपने जमा किया है। दूसरी कंडीशन है कि आपने 2 लाख से ज़्यादा कोई फॉरेन ट्रैवल किया है क्या, यदि किया है तो यहाँ पे इसको यस कीजिएगा। यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे इसको यस करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तीसरा है आपने कोई 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइल किया है क्या, यदि किया है तो आप यहाँ पे यस करें और यहाँ पे उसके अमाउंट लिखें। तो ये 3 कंडीशन के लिए स्पेसिफिक ये वाला कॉलम है, ये वाला जो रो है, ये सिर्फ उसके लिए है। यदि इन 3 में से ज़्यादा आपका कोई भी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे ये यस करें, अदरवाइज से नो रहने दें। आपको यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं फाइल करना है, सीधा आ जाइए ये वाले पॉइंट पे, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप रेसिडेंट हैं, यहाँ पे आप रेसिडेंट सेलेक्ट करें और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नो करना है, इसके नीचे वाले पे भी नो करना है। ठीक है, अभी आप देखिए अदर डिटेल। अदर डिटेल में यहाँ पे उसने बोला है रिप्रेजेंटेटिव असेसी हैं क्या आप, यदि हैं तो यस करें, अदरवाइज से नो करें। हमें यहाँ पे नो करना है। अगला है कि आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं क्या, यदि हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। यस करेंगे यदि आप हैं डायरेक्टर, और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना होगा, टाइप ऑफ कंपनी लिखनी होगी, पैन नंबर, आपके पास कोई शेयर है, अनलिस्टेड है, और डायरेक्टर का डे नंबर। क्या आप कोई पार्टनर हैं कोई पार्टनरशिप फर्म में, यदि हैं तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल लिखें, नेम ऑफ द फर्म और उसका पैन नंबर। यदि आपके पास कोई कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, लिस्टेड और अनलिस्टेड में दोनों फर्क होता है फ्रेंड्स। लिस्टेड यानी तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसको आप डीमैट के थ्रू परचेज सेल कर सकते हैं। अनलिस्टेड जो है, जो डीमैट के थ्रू आप परचेज सेल नहीं कर सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी के द्वारा वाले शेयर अलॉट किए जाते हैं। यदि आपको डायरेक्टर है या फिर कोई प्राइवेट होल्डिंग करते हैं, प्रमोटर वगैरह हैं, तो वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं। यदि आपके पास हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। यदि आपके पास हैं तो ये डिटेल आपको भरनी होगी, कौन सी कंपनी के हैं, टाइप ऑफ कंपनी कौन सी, उसका पैन नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना था शेयर का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, एक्वायर किए ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर आप ये वाले ऑप्शन पर आ जाइए, क्या आप आर यू लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे आपको नो करना है।
ये आपके लिए नहीं है। ये ऑडिट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अभी जो है छोटे मोटे लोग जो हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, जिनको टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए पूरा का पूरा जो फील्ड है ना, वो ये जो कॉलम ये सेक्शन है पूरा का पूरा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपको सब जगह नो 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 कर देने हैं। ये पूरा नो आएगा, यहाँ पे भी नो आएगा, और सेक्शन वगैरह यहाँ पे सब ब्लैंक छोड़ देना, ये भी पूरा ब्लैंक छोड़ देना। तो ये वाला पूरा हमारे कुछ काम के नहीं है। तो ये वाला हमारा पार्ट, ये जो था ये हमारा पार्ट है जनरल, जनरल का जो क्लॉज है वो वाला हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये वाला शीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पास हम नेचर ऑफ बिजनेस। अभी क्योंकि ये कमीशन एजेंट का है तो हमने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ये सिलेक्ट कर लेना है पूरी लिस्ट में से। फिर से यहाँ पे नीचे से सिलेक्ट करना होगा लाइफ इंश्योरेंस। क्या नंबर था उसका? ये लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट शीट पर जाइए, बैलेंस शीट। अभी ये वाली जो बैलेंस शीट है ये आपको फिल करनी है यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो। अभी हमारे केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो करते नहीं हैं, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है fill item below in case where regular books of account maintain, otherwise fill item number 6। तो हम सिर्फ 6 नंबर फिल करेंगे क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। ये है नो अकाउंट केसेस। तो यहाँ पे हमें सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड और कैश बैलेंस ये लिखना है। बाकी में 0 कर दीजिए। कैश यदि आपके पास में है तो आप यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज उससे भी आप 0 कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये आपको पूरा 0 रहने देना है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के केस में कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होता, कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। P&L में भी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरे फिल करें, अदरवाइज यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो 61 to 65 फिल करें। तो हम 61 to 65 फिल करेंगे। प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, और यहाँ पे बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD है, और यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD ए। ये प्रोफेशन के लिए है, ऊपर वाला बिजनेस के लिए था। फिर यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 AE, ये हमारे लिए नहीं है। और ये 64 नंबर, if regular books of account of the business are not maintained, furnish the following detail for previous year 1920 in respect to the business of profession। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि ऊपर लिखा था कि अदरवाइज फिल 61 to 65 एज एप्लीकेबल। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल हमें वो लिखना है। अभी हमारे केस में यहाँ पर हम 64 पे हम 64 वाला जो पॉइंट है ये फिल करेंगे, ऊपर वाले हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम वो ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अच्छे से कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ग्रॉस रिसिप्ट, अभी हमारा ये जो है लाइफ इंश्योरेंस ये वाला बिजनेस में आता है, ये प्रोफेशन में नहीं आता, ये बिजनेस में आता है। एज पर इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन बताई हुई है वहाँ पर 44 AD ए और AD में उसे स्पेसिफिक एक्सक्लूड किया गया है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, तो हम वहाँ पर उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें वो यहाँ पे सेपरेटली दिखाना होगा। तो आप उसे यहाँ पे दिखा दें, और यहाँ पे आप ग्रॉस इनकम लिखें, ये आपको 26 एज के हिसाब से मैच होगा। 6541 2.56, 6541 यहाँ पर आप लिख दें। और यहाँ पे अदर सोर्स, यदि आपका सबका सब पैसा जो आपको मिला है वो अकाउंट पे ही चेक और बैंक ड्राफ्ट से मिला है तो यहाँ पे लिखें, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अदरवाइज यदि कोई अदर मोड में मिला है जैसे कैश वगैरह में तो आप यहाँ पे लिखें। तो हमें तो सब ऑनलाइन मिला है, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें आपका पूरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अभी मेरे केस में तो क्या है, हमारे केस में तो क्या है कि टोटल 2.5 लाख से कम है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी खर्च नहीं बताया, पूरी की पूरी इनकम ही बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट कि भाई मेरा और कोई खर्चा है ही नहीं है, सबका सब मेरी इनकम है।
बाकी खर्चा घर वाले चलाते हैं, तो ये तो मेरी पूरी इनकम ही है। ऐसे करके मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए ना बैलेंस शीट, ये रिटर्न, नहीं तो यहाँ पे मैं डिडक्शन क्लेम कर दूँ और सिर्फ उसको ये जो है ना फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट आपने कम से कम 8% से ज़्यादा बताना चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्कोप है, आप आपके हिसाब से बता सकते हैं और इस हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। ये ऊपर वाले पोर्शन में हमें बताना है, ये वाले पोर्शन में हमें नहीं बताना है, प्रोफेशन वाले में। और नीचे ये जो डिटेल है ये सब हमें छोड़ देना है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी वगैरह नहीं नहीं भरना है। ये P&L बनने के बाद में अदर इनकम वाला जो शेड्यूल है, इसे आपने OI जो है अदर इन्फॉर्मेशन, ये हमें ब्लैंक छोड़ देना है। फिर ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटिटेटिव डिटेल, ये सैलरी की डिटेल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो अभी हमने जो वहाँ पे फिल किया था उस हिसाब से यहाँ पे इनकम हमारी यहाँ पे आ गई है, ऑटोमेटिक आता है, ये हमें कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा ये वाले रिटर्न में और कुछ फाइल ही नहीं करना है। इनकम ऊपर है कि बाकी सब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये आपको कुछ फिल नहीं करना है। ठीक है, ये वाला जो है डेप्रिसिएशन का हमें फिल नहीं करना है। ये भी डेप्रिसिएशन का है, डेप्रिसिएशन का है। ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये सब एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे जो शेड्यूल है ना ये एप्लीकेबल नहीं होते, कैपिटल गेन का एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि आपको आपका जो केस है, यहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी का काम कर रहे हो, साथ में आप शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, या फिर आपने कोई प्लॉट परचेज सेल किया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज सेल किया है, कुछ भी आपने किया हो जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल जो है फिल करना होगा। ये शेड्यूल किस तरह से फिल करना है, तो फ्रेंड्स मैंने ITR 2 की एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने ये वाला शेड्यूल फिल करना सिखाया है, किस तरह से शेड्यूल फिल करते हैं। आप मेरे ITR 2 वाली वो वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा किस तरह से वाला शेड्यूल फिल करना है। ये हमें एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी एप्लीकेबल नहीं होता। अदर सोर्स, यदि आपका कोई डिविडेंड वगैरह से कोई इनकम है, आप वो इधर लिखें। इंटरेस्ट रिलेटेड है, सेविंग के ऊपर, FD के ऊपर, ये देखिए सेविंग के ऊपर तो यहाँ पे लिखें, FD का है तो यहाँ पे लिखें, इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे लिखें। वो सब डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है फ्रेंड्स। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिया है, तो लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा। कोई रेंटल इनकम मिला है, ऐसे जो भी इनकम है यहाँ पे लिखी हुई है, आप कोई प्रॉपर्ट कोई पजल लॉटरी वगैरह आप जीत गए हैं, उससे रिलेटेड इनकम है तो आप यहाँ पे लिखें। इस तरह से आपको ये वाला शेड्यूल फिल करना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ये कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का शेड्यूल है। यदि आपको कोई बिजनेस में, प्रोफेशन में, कैपिटल गेन में यदि कोई लॉस हुआ है तो आप ये वाला शेड्यूल फिल कर सकते हैं। ये वाला शेड्यूल फिल करके आपको ये वाला शेड्यूल फिल करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा कौन से साल में आपको कौन से हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन में, स्पेकुलेटिव बिजनेस में, स्पेसिफाइड बिजनेस में, कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किस में आपको लॉस हुआ है, उस सब की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और वो आप फिर अगले 8 साल तक, 10 साल तक, 4 साल तक एज ए केस में भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ETG, यदि आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे 50% वाले में। यदि 100% वाला है तो आप यहाँ पे लिखें और आपको उतने का बेनिफिट मिल जाएगा। ETD, यदि आपने कोई मेडिक्लेम आपने निकाला है आपके लिए, फैमिली के लिए, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिखें। यस करें यदि आपने निकाला है, नो करें यदि आपने नहीं निकाला, आपको एप्लीकेबल नहीं है, आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला क्लेम, ये वाले सेलेक्ट करें। ये एप्लीकेबल नहीं है। AT एप्लीकेबल चैप्टर 6 है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस में, एन्युटी में, प्रोविडेंट फंड का है, कोई कंट्रीब्यूशन पेंशन से रिलेटेड है, और हाउस लोन का इंटरेस्ट है, हाँ एजुकेशन के लिए आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, एजुकेशन लोन का, यदि आपको कोई भी है डिडक्शन तो आप सबके सब यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको 1.5 लाख तक का ATC में अलाउड है, बाकी हर एक सेक्शन का अलग अलग लिमिट है। ये हमें एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, ये सब ब्लैंक छोड़ देना है। अभी हमें ये सारा जो है ना ब्लैंक छोड़ देना है। यदि आपके कोई एग्जाम्ड इनकम है, जैसे आपने मान लो एग्रीकल्चर इनकम है आपके पास, एग्रीकल्चर की यदि आपके पास एग्जाम्ड इनकम है तो आपको यहाँ पे लिखनी है उसकी डिटेल कि टोटल इनकम इतना था, उसके ऊपर हमने इतना खर्चा किया, बैलेंस इतने आए जो कि हमारे एग्जाम्ड है। यदि आपको कोई और इनकम मिला है, यदि आपको डिविडेंड मिला है टैक्स फ्री, मतलब 1 लाख के अंदर यदि आपको डिविडेंड मिला है कोई लिस्टेड शेयर पे, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। यदि आपको आपके पास ये है PPF आपने अकाउंट ओपन किया है, उसके ऊपर यदि आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है कि वो एग्जाम्प्ट है। जितना आप शो कर सकते हो उतना शो कीजिएगा। ये हमें एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, ये सब ब्लैंक छोड़ना है हमें।
आपको सीधा ये वाले शेड्यूल पर आ जाना है। पार्ट बी टी आई, यहाँ पे ये हमने जो बी आई शेड्यूल में देखा था, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो अमाउंट डाली थी बिजनेस इनकम वाली, उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई, ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सारी डिटेल हमें ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी। एक तरीके से हमारे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है ये। फिर पार्ट बी टी है, यहाँ पर आपको टैक्स की डिटेल लिखनी है वाले इनकम के ऊपर। अब ये सारी डिटेल, क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये सब जीरो आया है, यदि 2.5 लाख से ज़्यादा होता तो ये यहाँ पे मेरे टैक्स की अमाउंट आती थी, मेरे केस में सब जीरो है तो यहाँ पे जीरो आएगा। आपको फिर यहाँ पे टीडीएस वाले शेड्यूल पे आना है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमने देखा था कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा कि ये सेल्फ है, हम हमारे लिए ले रहे हैं, और ये वाला आपको यहाँ पे ये वाली इनकम इन ओन हैंड में यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली अमाउंट हमें लिख देनी है एज इट इज़ कि भाई इतने में से हम पूरा का पूरा क्लेम कर रहे हैं, क्लेम इन ओन हैंड पूरा, और इससे रिलेटेड इनकम कितनी है वो हमें यहाँ पर डालना है 65,413, ये ग्रॉस इनकम है जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो की है इसमें, भाई इतना हमें फिल करना है। और फिर आप वापस यहाँ पे बीटीआई में आ जाइए, ये फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे टैक्स टीडीएस की अमाउंट दिखेगी और ये पूरा रिफंड दिखेगा, क्योंकि हमारा टैक्स जो है जीरो आया, उसके सामने हमारा टीडीएस आ गया, ये पूरा पूरा हमें रिफंड में आ गया, देखिए यहाँ पे है रिफंड, ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिफंड में आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल, ये भी ऑटो फिल होकर आती है, हमने जो प्रीफिल्ड यूटिलिटी डाउनलोड की थी ना, वहाँ पे ये वाली डिटेल भी ऑटोमेटिक आ जाती है, बैंक की डिटेल। उसके बाद में आपको ये पे यदि आपके पास कोई फॉरेन एसेट आप होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया में तो वो यस करना है, अदरवाइज इसको भी आपने नो करना है, यहाँ से नो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर लास्ट वाले इसमें आ जाइए एकदम वेरिफिकेशन में, यहाँ पे नेम रहेगा आपके, ये सब ऑटोमेटिक फिल होकर आता है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना है, एंड बस इतना ही आपको करना है फ्रेंड्स। इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप उसको नाम दें फाइल को और उसे सेव कर दें। आपके पास XML पेपर हो चुका है। अभी आपको ये वाला XML का क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे जाके लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है और वहाँ पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। ये ऑप्शन 1 होगा। दूसरा ऑप्शन है सबमिट, यहीं पे आप सबमिट कर सकते हैं। इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको ई फाइलिंग का पासवर्ड लिखना है। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो यहाँ पे टिक नहीं करना है आपने, क्योंकि हम ऑडिटेड नहीं है। डू यू डिजिटली साइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दें। ये आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, रिटर्न चले गया। आप यहाँ से आपका ITR भी है तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। ये पूछेगा कि आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है, मुझे यहाँ यहीं पे डाउनलोड करना है, ITR-V, इसे V नाम देंगे, सेव। ये सेव हो चुका है, आपके फोल्डर में जाके आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा ITR-V आ चुका है फ्रेंड्स। ये ITR-V हमें साइन करके बेंगलोर भेजना होगा, तो ये जो है ना हमारा वेरीफाई हो पाएगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा, हमें हमारा रिफंड नहीं मिलेगा जब तक कि हम उनको वहाँ पे भेज नहीं देते हैं। ये ऑप्शन 1 होता है कि हम साइन करके भेज सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन है दूसरा कि हम इसको ई वेरीफाई करवा सकते हैं ऑनलाइन। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से उसे ई वेरीफाई करते हैं। और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, आपको यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करना है, और देखिए आपका ये वाला जो है 2020 का जो हमने आज अभी फिल किया है वहाँ पर आपको मिल गया है। ई वेरीफाई पे क्लिक करें, और आप अदर OTP के थ्रू ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ABC के थ्रू ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं, या फिर अदर मोड से करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो आप अदर OTP पे क्लिक करें, जनरेट अदर OTP, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो वाला OTP आप यहाँ पे डाल दें और इसे सबमिट करें। तो आपके सामने एक न्यू ये आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे लिखा होगा डू नॉट रिक्वायर टू सेंड टू बेंगलोर, और वो फाइनल आपका ये रहेगा। ये वाला जो है ना एक्नॉलेजमेंट, इसमें आपको रिफंड की अमाउंट भी नहीं दिख रही है, उसके बाद आपको रिफंड की अमाउंट भी दिखेगी, आपकी इनकम भी दिखेगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वाली वीडियो देखें, उस पर आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी आधार पे OTP आएगा वो OTP हमें यहाँ पे लिखना है।
अभी मेरे तो ये वाला जो केस है यहाँ पे आधार ठीक से लिंक नहीं है और मोबाइल पे मतलब एक्चुअली ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, यदि आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप ईवीसी के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो एक्नॉलेजमेंट हमने जो डाउनलोड की है यहाँ पे साइन करें और साइन करके इसे यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है ये वाला एड्रेस पे भेज दें। ये देखिए ये एड्रेस है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500। Please please send the duly signed, preferably by blue ink, ITRV। और ये हमें किससे भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट से भेजना है 120 डेज के अंदर। ये करेंगे तो आपका ये प्रोसेस होगा और आपको एक नया ITR मिलेगा, ITRV मिलेगा, जिसमें आपकी पूरी इनकम की डिटेल और TDS की डिटेल होगी और रिफंड की डिटेल भी होगी। और वो प्रोसेस होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में वो TDS रिफंड आ जाएगा। जब तक आप इसे नहीं भेजेंगे तब तक आपके पास रिफंड नहीं आएगा। तो ये याद रखना और इसे टाइम से भेज देना। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहीं तक था और ये वाला वीडियो बहुत ही सिंपल वीडियो था और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होते हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस इनकम होती है, प्रोफेशनल इनकम होती है, सैलरी इनकम होती है और कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम होती है, अदर सोर्सेज से रिलेटेड इनकम होती है, मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम से इनकम होती है। उसमें काफ़ी और सारे शेड्यूल्स भी हैं जो फिल करने पड़ते हैं। ये वाली वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगा। मेरे पास है कुछ क्लाइंट्स जिनसे रिलेटेड मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से ये सारी डिटेल हम फिल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं ऐसे केस में भी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। आपको समझ गया होगा कि बेसिकली किस तरह से ITR 3 बढ़ते हैं और वो इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो लोग देखते से डर जाते हैं, हाँ भाई कि बहुत बड़ा है, हमारे बस की बात नहीं है। तो एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं है, आप खुद फाइल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वाली वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताइएगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा और बताइएगा आपको किस तरह से लगी, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।